बेटा सेल साइकिल शुरू कर दिया था कल, उसको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। सेल साइकिल में हमने तुम्हें बताया था एक सेल साइकिल 2 फेज में डिवाइड होती है, एक होता है एम फेज और एक होता है इंटरफेज। इंटरफेज को फर्दर एक G1 फेज में और S फेज में और G2 फेज में डिवाइड करते हैं, G2। तो बेटा इतना ये G2 और यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये हो जाता है इंटरफेज, इंटरफेज। और ये वाला है बेटा एम फेज, एम फेज। तो एम फेज में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, ये प्रोफेज है, मेटाफेज है, एनाफेज और ये टेलोफेज है। इसके बाद यहाँ पर होती है साइटोकाइनेसिस, ये है G1। तो बेटा यहाँ से ये पूरा है एम फेज, तो एम फेज में भी इतना एम फेज यहाँ तक है, ये है कैरियोकाइनेसिस, यहाँ तक, और फिर ये है साइटोकाइनेसिस। चलो बेटा इसको रिवाइज करो, बताओ G1 में क्या होता है, G1 फेज में क्या होता है बेटा। G1 स्टैंड फॉर गैप। इसको ग्रोथ क्यों नहीं कहा गया, क्योंकि ग्रोथ तो होती ना, इसमें होती कि नहीं होती, ग्रोथ तो हो रही, लेकिन ग्रोथ कंटिन्यूअस है, सब में होगी, ठीक है। और ये सिंथेसिस और माइटोसिस के बीच का गैप है, इसमें ग्रोथ भी होगी, तो ये है गैप 1। तो बेटा ये प्री सिंथेसिस फेज है, प्री सिंथेसिस, सिंथेसिस के पहले यानी कि एस फेज के पहले की फेज है ये। और पोस्ट माइटोटिक या पोस्ट डिवीजन कह सकते हो, पोस्ट माइटोटिक फेज, ये G1 फेज है। इसमें बेटा होता है साइटोप्लाज्म की क्या होती है, ग्रोथ होती है। प्रोटीन की क्या होती है, सिंथेसिस होती है। और सेल ऑर्गेनेल्स का क्या होता है बेटा, फॉर्मेशन होता है। G1 फेज में नए सेल ऑर्गेनेल बनते हैं, साइटोप्लाज्म ग्रो करता है, अमाउंट बढ़ती है साइटोप्लाज्म की, और प्रोटीन की सिंथेसिस होती है G1 में। अब बताओ बेटा S फेज में क्या होता है, S माने सिंथेसिस। तो सिंथेसिस किसकी होगी, DNA की होगी, DNA रेप्लिकेशन होगा, DNA रेप्लिकेशन होगा। और एक ऑर्गेनेल है जो इसमें डुप्लीकेट होता है, क्या नाम है बेटा, कल बताया था तुम्हें, सेंट्रियोल। सेंट्रियोल का क्या होगा, डुप्लीकेशन होगा। एनिमल सेल में, प्लांट सेल में नहीं होगा, एनिमल सेल में सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होगा। और प्लस साथ में बेटा ग्रोथ यहाँ भी बंद नहीं होगी, ग्रोथ हो रही है। कल हमने कहा था ना कि कंटिन्यूअस चलती रहती है सेल साइकिल, तो ग्रोथ कंटिन्यूअस होती है, इसमें ग्रोथ भी होगी। और कुछ प्रोटीन्स भी यहाँ पर बनेंगे, RNA की सिंथेसिस भी यहीं पर होती है, ठीक है। इसके बाद बेटा G2 में आओगे। G2 क्या है, G2 मीन्स गैप 2। ये बेटा पोस्ट सिंथेसिस फेज है। देखो यहाँ पे ये सिंथेसिस हुई है, इसके बाद ये G2 में सेल जाएगी, और जब G2 में जाएगी तो यहाँ पर ये सिंथेसिस के बाद है ना पोस्ट सिंथेसिस, और इसके बाद होगा माइटोसिस। तो ये प्री माइटोसिस या प्री डिवीजन फेज होती है। इसमें क्या होगा बेटा, इसमें ध्यान रखना, इसमें होगा साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म यहाँ पर भी होगा और साइटोप्लाज्म यहाँ पर होगा, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर भी साइटोप्लाज्म का अमाउंट बढ़ेगा, सेल ग्रोथ करेगी, साइटोप्लाज्म ग्रोथ, ठीक है। प्रोटीन यहाँ भी बनेगी, प्रोटीन सिंथेसिस, खासकर कौन सी प्रोटीन, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन, जो कि जिसको स्पिंडल फाइबर बनाना है, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन बनेगी।
प्रोटीन सिंथेसिस होगी, ठीक है, और पूरी तैयारी होगी डिवीजन की। अब जब सेल पूरी तैयारी कर लेती है डिवीजन की, तब सेल कहाँ जाती है बेटा, माइटोटिक फेज में जाती है और डिवीजन शुरू कर देती है, ठीक है। तो बेटा जब तक पूरी तैयारी जीवन में नहीं हो जाती है सिंथेसिस की, रेप्लिकेशन की, तब तक सेल एस फेज में नहीं आती, तब तक एस फेज में नहीं आती है। और जब सिंथेसिस, जब तक डीएनए रेप्लिकेशन कंप्लीट नहीं हो जाता है, तब तक G2 फेज में सेल नहीं आती, ठीक है बेटा। तो इसलिए यहाँ पर बेटा कुछ चेक पॉइंट्स लगे होते हैं। चेक पॉइंट्स 1 यहाँ पर होता है और इसको बोलते हैं CDK1। CDK1 क्या होता है, साइक्लिन डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज होती है, प्रोटीन होती है CDK जो साइक्लिन डिपेंडेंट होती है। देखो क्या होता है कि सेल चेक करती है कि क्या रेप्लिकेशन के लिए आगे भेजें, तो वो तब तक नहीं जाएगा जब तक यहाँ पर पूरी व्यवस्था नहीं हो गई है। रेप्लिकेशन के लिए क्या चाहिए, जो एंजाइम हमने कल बताया था तुम्हें वो चाहिए, ठीक है, और वो सब चीज़ें जो जिससे डीएनए रेप्लिकेशन होता है, तो वो सब चीज़ें बन गई हैं, साइटोप्लाज्म का अमाउंट बढ़ गया है, ग्रोथ हो गई है, तब यहाँ पे चेक किया जाता है, चेक पॉइंट होता है, ये रिस्ट्रिक्शन है। तो बेटा जब इसके साथ साइक्लिन जुड़ जाता है, साइक्लिन, तब इसको ग्रीन सिग्नल मिल जाता है कि हाँ अब ये इसमें एस फेज में आ जाती, ठीक है। और एस फेज के बाद ये रेप्लिकेशन हो जाता है इसमें। रेप्लिकेशन के बाद अब देखो ये यहाँ पर जब एस फेज शुरू होती है, तो ये शुरू होती है इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। जैसे डीएनए रेप्लिकेशन शुरू, वैसे समझ लो एस फेज शुरू। और ये तभी शुरू होगा जब पूरी चीज़ें बन जाएंगी, जब ये आएगा साइक्लिन, CDK तो है यहाँ पर, ठीक है, और वो CDK जब साइक्लिन से जुड़ेगा तब जा कर के यहाँ इनिशिएशन होगा, डीएनए रेप्लिकेशन की शुरुआत होगी। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। उसके बाद जब रेप्लिकेशन हो जाएगा तो कुछ नए ऑर्गेनेल बनेंगे, कुछ नई प्रोटीन की सिंथेसिस होगी, ठीक है, और साइटोप्लाज्म का अमाउंट बढ़ेगा। यहाँ भी अब डिवीजन की तैयारी हो रही है। जब डिवीजन की तैयारी हो रही है, यहाँ पर एक चेक पॉइंट फिर लगता है कि डिवीजन हुआ भी है कि नहीं हुआ है, मतलब डिवीजन की तैयारी हुई पूरी कि नहीं पूरी तैयारी हुई। जब तैयारी कंप्लीट हो जाती थी, रिस्ट्रिक्शन यहाँ पर CDK2, अब इसके साथ साइक्लिन जुड़ जाता है, साइक्लिन, तो यहाँ पर फिर से ये एक रेगुलेटर की तरह काम करता है। साइक्लिन क्या किस तरह काम करता है, रेगुलेटर की तरह काम करता है, केमिकल मैसेंजर है। CDK के साथ जुड़ता है, तब ये सेल माइटोटिक एरिया में इंटर करती है और डिवीजन वहीं पे क्या हो जाता है, शुरू होता है, ठीक है। तो इस तरह से होता है सेल साइकिल का रेगुलेशन। तो सेल साइकिल में क्या होता है, माइटोटिक फेज आएगी, गैप G1 फेज, S फेज जिसमें रेप्लिकेशन होता है, फिर G2 फेज, फिर M फेज। तो ये अलग अलग फेजेज हैं बेटा सेल साइकिल की। लेकिन कल कहा था हमने कि सेल कंटिन्यूअस ये सेल साइकिल चलती, कहीं पर कोई बाउंड्री नहीं है। और कुछ इवेंट्स हैं जिनके लिए हर एक फेज जानी जाती है। जैसे एस फेज जानी जाती है किसके लिए, डीएनए रेप्लिकेशन के लिए, हालांकि इसमें ग्रोथ भी हो रही है, प्रोटीन सिंथेसिस भी हो रही है। ये गैप 2 जानी जाती है सेल ग्रोथ के लिए, साइटोप्लाज्म की ग्रोथ के लिए, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, प्रोटीन सिंथेसिस इसमें भी होगी। गैप 1 जाना जाता है कि ये सेल जब जाती है माइटोसिस के बाद G1 में, तो यहाँ पर अगले डिवीजन की तैयारी होती है, नेक्स्ट डिवीजन की तैयारी होती है। अब साइटोप्लाज्म का अमाउंट बढ़ता है, नए ऑर्गेनेल और बनते हैं, इसमें प्रोटीन सिंथेसिस भी होती है, ठीक है। तो ये अलग अलग। अच्छा, ये पहले क्या बुक्स में लिखा हुआ था, होता था कि इंटरफेज जो है रेस्टिंग फेज है, इंटरफेज को रेस्टिंग फेज माना जाता है। लेकिन इंटरफेज को रेस्टिंग फेज अब नहीं माना जाता, क्योंकि ये इस समय भी सेल बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती है। जिस समय तैयारी कर रही है उस समय भी सेल क्या होगी, एक्टिव होगी, है ना। तो अब हम देखेंगे जब ये अब यहाँ तक सेल पहुँच चुकी है, यहाँ से जा करके हम लोग कहाँ पहुँच चुके हैं, एम फेज में। एम फेज में सबसे पहले देखेंगे क्या, प्रोफेज, ठीक है। ये कर लो, फिर हम इसको इरेज करें बेटा।
सेल साइकिल जब शुरू होगी बेटा, सबसे पहले आएगा G1, फिर उसके बाद S फेज, S फेज के बाद बेटा G2 फेज, G2 फेज के बाद कैरियोकाइनेसिस शुरू होगा, और कैरियोकाइनेसिस में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, उसके बाद साइटोकाइनेसिस। अब जाकर के सेल कंप्लीटली डिवाइड हो गई ना, 2 सेल बन गई। अब ये फिर से जीवन में जाएगी, है ना। ये साइकिल लगातार चलती रहती है, इसी को बोलते हैं सेल साइकिल। अब बेटा जो अब सेल डिवीजन शुरू होगा, एम फेज शुरू होगी, एम फेज, ये है डिवीजन फेज। एम स्टैंड फॉर माइटोसिस। तो बेटा जो सेल डिवीजन होता है, ये 2 तरह का होता है। एक होता है माइटोसिस और दूसरा होता है मियोसिस। तो पहले अभी हम माइटोसिस की बात करेंगे, मियोसिस की बात अभी हम बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है। हम जब माइटोसिस पढ़ लेंगे पूरा, तो हमें पूरा माइटोसिस का जब आइडिया हो जाएगा, तब हम लोग मियोसिस शुरू करेंगे। और जब ये एक हम पढ़ लेंगे, तब ये इसमें क्या डिफरेंस है वो भी हम इजीली समझ सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एम फेज में माइटोसिस, ठीक। तो जो माइटोसिस होती है बेटा, उसमें कितनी फेजेज होती हैं बेटा? 2 फेज होती हैं। एक होती है कैरियोकाइनेसिस, और दूसरा क्या होता है? साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस मीन्स डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, और साइटोकाइनेसिस मीन्स डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। कैरियो डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस जो है बेटा, इसमें हमें कुछ फेजेस दिखाई पड़ेंगी। पहला है प्रोफेज, दूसरा है मेटाफेज, थर्ड एनाफेज, एंड लास्ट वन टेलोफेज, ठीक है ये। और इसके बाद शुरू होगी साइटोकाइनेसिस, ठीक है। कुछ में साइटोकाइनेसिस नहीं भी होती है, कहीं कि आपने देखा। वैसे तो जनरली यही होता है कि कैरियोकाइनेसिस के बाद क्या होता है? साइटोकाइनेसिस। लेकिन कुछ सेल्स में आपको बहुत से एग्जाम्पल जैसे देखने को मिलेंगे जहाँ पर साइटोकाइनेसिस इज नॉट, कैरियोकाइनेसिस नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, है ना। कोई एग्जाम्पल देखा, बताओगे? वो देखा होगा तुमने, वो क्या कहते हैं कि कटोरे के अंदर कटोरा, बेटा बाप से भी गोरा। नारियल देखा, कोकोनट का जो एंडोस्पर्म होता है बेटा, उसको सिंसाइसियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंसाइसियम। याद है कि नहीं? एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट देखा होगा, वहाँ पर न्यूक्लियर डिवीजन होता है, न्यूक्लियस बनते रहते हैं, और साइटोकाइनेसिस नहीं होता है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है उसमें। अब जो एंडोस्पर्म वाटर, नारियल पानी है बेटा, पिया होगा तुम लोगों ने, क्या है? एंडोस्पर्म है ना, वो है ना। तो वो एंडोस्पर्म क्या बोलते हैं उसको? सिंसाइसियम बोलते हैं कि नहीं। तो उसमें न्यूक्लियस तो मल्टी न्यूक्लियर स्ट्रक्चर होता है, उसमें साइटोकाइनेसिस नहीं होती। टेपिटम में देखा होगा तुम लोगों ने, टेपिटम के सेल में न्यूक्लियस के नंबर बढ़ते हैं, साइटोकाइनेसिस भी होती है, फिर साइटोकाइनेसिस नहीं होती। एक के अंदर बहुत से न्यूक्लियस बन जाएंगे, और फिर न्यूक्लियस के अंदर फिर क्रोमोसोम में भी मल्टी क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर उसके अंदर दिखाई पड़ता है, ठीक। पॉलीप्लॉइडी होती है टेपिटम के अंदर। तो लेकिन नॉर्मली हम क्या जानते हैं कि जब कैरियोकाइनेसिस होगी, उसके बाद साइटोकाइनेसिस होगी, ये नेक्स्ट फेज है उसकी, ठीक है बेटा। तो अब हम सबसे पहले देखेंगे कि ये कैरियोकाइनेसिस कैसे होता है, न्यूक्लियस डिवाइड कैसे होता है, ठीक है। देखना बेटा, ये सेल है, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है,
इसके अंदर बेटा ER भी जुड़ी हुई है ना बेटा सब कुछ, और इसमें गोल्जी बॉडी भी है। अब ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है बेटा ये अभी है, और ये हम बात कर रहे हैं सेल अभी इंटरफेज में। किस में है बेटा? इंटरफेज में है सेल। ये जो क्रोमोसोम है क्रोमेटिन नेटवर्क के फॉर्म में है, ठीक है, क्रोमेटिन नेटवर्क है। और न्यूक्लियोलस भी अभी क्या है? वेल डिफाइंड आपको दिखाई पड़ेगा। ये राइबोसोम्स है, राइबोसोम का घना जमाव है भी इनके और चारों ओर, और ये यहाँ पर भी राइबोसोम्स है, न्यूक्लियोलस है, और ये क्रोमेटिन फाइबर्स है, ठीक है। इतना आपको दिखाई पड़ेगा। ये कौन सी स्टेज है बेटा? इंटरफेज। बाकी ऑर्गेनेल्स भी हैं, मैंने बना नहीं, बाकी ऑर्गेनेल्स भी इसमें अभी हैं। इंटरफेज है। इंटरफेज में सारी तैयारी होने के बाद जब सेल एम फेज में इंटर करेगी तो सबसे पहली फेज आएगी, कौन सी आएगी बेटा? प्रोफेज आएगी। कौन सी आएगी? प्रोफेज। हम अभी सेल बना रहे हैं, सेल के अंदर क्या है? ये न्यूक्लियस है। सेल के अंदर क्या है? न्यूक्लियस है। अभी ये ER भी है, अभी ये गोल्जी बॉडी भी है, ठीक है। क्या होगा कि बेटा अब ये क्रोमोसोम जो होंगे, क्रोमोसोम ये जाल जो एक नेटवर्क के रूप में है, जाल के फॉर्म में है, ये अब ये खुलेंगे और ये क्रोमोसोम के फॉर्म में ऐसे अपीयर होंगे। क्रोमोसोम में कंडेंसेशन शुरू होगा। क्रोमोसोम में क्या शुरू होगा बेटा? कंडेंसेशन शुरू होगा। और जब ये हो रहा होगा तो ये इसको हम बोलेंगे अर्ली प्रोफेज। क्या बोलेंगे बेटा? अर्ली प्रोफेज। क्योंकि आप देखोगे जब स्टडी करोगे किसी डिवाइडिंग सेल को तो वहाँ पर आपको एकदम से इवेंट नहीं दिखाई पड़ेंगे, कोई बाउंड्री नहीं कि प्रोफेज यहाँ से शुरू हो गई। धीरे धीरे चीज़ें चेंज होंगी, ठीक है। तो शुरुआत में प्रोफेज जब हम देखेंगे डिवीजन शुरू हुआ है तो प्रोफेज में क्या होगा कि इसमें न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियर मटेरियल है उसके अंदर क्या शुरू होगा बेटा? कंडेंसेशन शुरू होगा। ये सब चीज़ें अंदर की कंडेंस होगी और जो न्यूक्लियोलस है अभी दिखाई पड़ेगा आपको। न्यूक्लियोलस अभी क्या होगा? दिखाई पड़ेगा, ठीक है। जितने भी क्रोमोसोम है वो सब ऐसे फ्री धागे के फॉर्म में आपको दिखाई पड़ेंगे। अब जब लेट प्रोफेज होगा, लेट प्रोफेज में हम क्या देखेंगे? ये सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है, तो इसका ये जो ER है जिससे जुड़ी वो ER क्या हो जाएगी? डिसअपीयर हो जाएगी। अब इसमें ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं है, गोल्जी बॉडी नहीं है, और ये जो न्यूक्लियोलस था बेटा, ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर ये क्या है? न्यूक्लियोलस है। तो न्यूक्लियोलस क्या होगा बेटा? डिसअपीयरिंग होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। न्यूक्लियोलस डिसअपीयर हो गया और इसके अंदर ये जो क्रोमोसोम है बेटा, ये क्रोमोसोम और कंडेंस हो जाएंगे। कंडेंस होने का मतलब छोटे और मोटे हो जाएंगे। आप देखोगे तो दोनों क्रोमोसोम बीच से फटे हुए दिखाई पड़ेंगे। ऐसा लगेगा कि ये क्रोमोसोम बीच से कैसे हैं? फटे हुए। बीच से कैसे हैं बेटा? फटे हुए, इस तरह से। और यहाँ पर आपको सेंट्रोमियर पे दोनों क्रोमोसोम जुड़े हुए दिखाई, दोनों क्रोमेटिड। अब क्रोमोसोम के अंदर क्या है? क्रोमेटिड है, ठीक है। ये अभी आपको दिखाई पड़ेंगे, ये मेटाफेज में और स्पष्ट दिखाई पड़ेंगे। अभी आपको बस बीच से फटे हुए दिखाई पड़ते हैं ऐसे। और बेटा अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है ये डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाएगी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होना शुरू हो जाएगी बेटा? डिसइंटीग्रेट। और धीरे धीरे करके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो जाएंगे। कुछ ऐसी स्टेज होती है। ये होता है किसमें बेटा? लेट प्रोफेज में। ये लेट प्रोफेज में होगा, लेट प्रोफेज में, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे सेंट्रियोल है, यहाँ पर क्या? दो सेंट्रियोल होते हैं, आपको पता, परपेंडिकुलर एक दूसरे के होते हैं ना। अब ये दो सेंट्रियोल जो है बेटा वो अपोजिट पोल की ओर रन करना शुरू कर देंगे। अपोजिट पोल की ओर क्या करना शुरू कर देंगे? रन करना शुरू कर देंगे। और ये अपोजिट पोल की ओर कौन जाएगा? देखो पहले देखो ये एक ये सेंट्रियोल है और एक ये सेंट्रियोल है, दो हैं, ठीक है। अब ये सेंट्रियोल ये यहीं पर है, यहीं पर एक दो सेंट्रियोल हैं,
तो ये सेंट्रियोल एक इधर आना शुरू कर देगा और एक इधर आना शुरू कर देगा, तो ये अपोजिट वो एक यहाँ आ गए, एक यहाँ आ गए। हमने सेल का ओरिएंटेशन ऐसे दिखाया है, तो इस हिसाब से जब हम दिखाएंगे सेल को, तो इसमें क्या होगा कि एक चला जाएगा यहाँ पर और एक चला आएगा यहाँ पर। बात समझे कि नहीं? जैसे मान लो एक यहाँ पर है दोनों, फिर एक यहाँ आ जाए और एक यहाँ आ जाए, तो ऐसे हम सेल को दिखाएंगे, तो एक ऊपर और नीचे से, ये हमने अपोजिट पोल माने। ठीक, इनको कौन मूव करेगा बेटा अपोजिट डायरेक्शन में? इनको मूव करेंगे माइक्रोट्यूब्यूल्स। सेंट्रियोल में क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा? माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स किसके बने होते हैं? ट्यूब्यूलिन प्रोटीन के बने होते हैं। वो ट्यूब्यूलिन प्रोटीन इनको क्या करेगी आपस में, ये डिसअपियर, ये हमको मिटा रहे हैं, ये अब अपोजिट पोल पे आ गए हैं ऐसे सेंट्रियोल। ठीक है, इस तरह से। ठीक, ये क्या है जो हमने ये बाद में बनाया है, ये क्या है? ये माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं बेटा। क्या है ये? माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। और ये क्या है? सेंट्रियोल है। ये क्या है? सेंट्रियोल है। अब बेटा आपको ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिखाई नहीं पड़ेगी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन धीरे 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 करके और टाइम स्पेंड हुआ, तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो गई? डिसअपियर हो गई। न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो गया, ER डिसअपियर हो गई, और जितने भी क्रोमोसोम थे वो डायरेक्ट सेल के कांटेक्ट में आ गए। अब अब देखो ये न्यूक्लियस नहीं है, अब ये सेल है। अब ये जो क्रोमोसोम है वो साइटोप्लाज्म में है। ठीक है, यहाँ पर है। और यहाँ पर बेटा क्या बनना शुरू हो जाएगा? अब स्पेंडल फाइबर बनना शुरू हो जाएंगे। कौन बनाएगा स्पेंडल फाइबर बेटा? सेंट्रियोल बनाएगा। ठीक है, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन के बने होंगे। किसके बने होंगे? ट्यूब्यूलिन प्रोटीन के बने हुए होंगे। ठीक, उसके बाद क्या आएगा बेटा? मेटाफेज। मेटाफेज आता है उसके बाद। अब ये बेटा जो मेटाफेज है इसमें क्या होगा? यहाँ पर बेटा अर्ली मेटाफेज में हम देखेंगे। अर्ली मेटाफेज में यहाँ पर क्रोमोसोम जो होंगे वो बिल्कुल फ्री साइटोप्लाज्म में होंगे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट हो चुकी है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो चुकी है। ठीक है, न्यूक्लियोलस और क्रोमोसोम क्या हो गए बेटा? प्रेजेंट तो हैं, कंडेंस्ड हो गए हैं, कंडेंस्ड हो गए। और अभी तक ये क्रोमैटिन थे, क्रोमैटिन धागे थे, अब ये क्रोमोसोम के रूप में बिल्कुल आपको डिस्टिंक्टली स्पष्ट दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है, अब ये क्रोमोसोम कंडेंस्ड हो गए और ये डिवाइडेड है किसमें? डिवाइडेड दिखाई पड़ेंगे इनटू 2 क्रोमैटिड। 2 क्रोमैटिड में दिखाई पड़ेंगे ना। तो अब ये दोनों क्रोमैटिड में, अब जैसे ये हैं, यहाँ पर काइनेटोकोर्स अपीयर होंगे। काइनेटोकोर्स अब विजिबल हो जाएंगे। अभी तक सेंट्रोमियर में काइनेटोकोर्स क्या होती है? कुछ प्रोटीन्स होती है बेटा सेंट्रोमियर पे ये लगी रहती है, जहाँ पर स्पेंडल फाइबर आकर के क्या होते हैं? जुड़ते हैं। उस प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं बेटा? काइनेटोकोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काइनेटोकोर्स बोलते हैं। और यहाँ पर बेटा क्या होगी? ये सेंट्रियोल है। ठीक है, यहाँ पर ये क्या है बेटा? सेंट्रियोल है। यहाँ पर कुछ माइक्रोट्यूब्यूल की एस्टर रेज निकली होंगी। माइक्रोट्यूब्यूल की रेज निकली होंगी, जिनको क्या बोलेंगे? एस्टर रेज। और ये स्पेंडल फाइबर है, यहाँ से ये एस्टर रेज हैं, चारों तरफ निकले होंगे बेटा। और यहाँ पर ये क्या है? स्पेंडल फाइबर्स है। ठीक है, बहुत से स्पेंडल फाइबर्स निकलेंगे।
जो स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर से जुड़ जाएंगे उनको हम बोलेंगे कंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर। जो नहीं, अब देखो जब स्पिंडल फाइबर यहाँ से बनना शुरू होंगे तो क्या होगा, इनका पॉलीमराइजेशन होगा, ट्यूबुलिन प्रोटीन बनती जाएगी और इनका एलोंगेशन होता चला जाएगा। एकदम से नहीं प्रकट हो जाएंगे, वहाँ पर कोई जादू नहीं है। ट्यूबुलिन प्रोटीन ही है, प्रोटीन बन रही है, वो प्रोटीन इलोंगेट हो रही, बढ़ रही है और जो आके जुड़ जाएगा पहले किस पे, काइनेटोकोर पे, वो वाला जो हिट करेगा इसको वो जुड़ जाएगा, और जो नहीं हिट कर पाएगा वो अलग फ्लोट करता रहेगा हवा में। ठीक है, फ्लोट करता रहेगा। और ये जो फ्लोट कर रहा है ये दोनों अब यहाँ पर ये मिल नहीं पाए आपस में, ये फ्लोट कर रहे हैं। और ये एस्टर रेज हैं इधर, ये दोनों तरफ एस्टर रेज हैं, दोनों सब ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना हुआ है। ये भी ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना हुआ है और ये भी ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना हुआ है। ठीक, कुछ हैं स्पिंडल फाइबर जो काइनेटोकोर से जुड़ गए हैं। काइनेटोकोर क्या है, सेंट्रोमियर पर प्रेजेंट कुछ प्रोटीन होती है, उसको काइनेटोकोर बोलते हैं। जैसे ये क्रोमोसोम है बेटा, ये क्रोमोसोम है, ये सेंट्रोमियर है। ये क्या है बेटा, ये सेंट्रोमियर है। अब इस सेंट्रोमियर के ऊपर कुछ प्रोटीन लगी होती है, ये प्रोटीन जो है, ये प्रोटीन काइनेटोकोर कहा जाता है। ये क्रोमैटिड दोनों आपस में सिस्टर क्रोमैटिड है। ये क्या है, ये सिस्टर क्रोमैटिड है। अलग अलग क्रोमोसोम के क्रोमैटिड नॉन सिस्टर क्रोमैटिड कहे जाएंगे। ये क्रोमैटिड है। और ये क्या है, जहाँ पर दोनों क्रोमैटिड जुड़े हैं ये क्या है, सेंट्रोमियर। और ये प्रोटीन जिस पे आकर के स्पिंडल फाइबर जुड़ेंगे वो क्या है बेटा, काइनेटोकोर। ठीक, तो ये काइनेटोकोर है जहाँ पर स्पिंडल फाइबर आकर के क्या हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं। अब जब जुड़ेंगे, अब ये मेटाफेज है, मेटाफेज है ना बेटा। ये मेटाफेज में आप देखो क्या क्या चेंजेज हो रहे हैं, की पॉइंट देखो मेटाफेज के। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टोटली डिसअपियर हो गई, स्पिंडल फाइबर बन गए, क्रोमोसोम इक्वेटर पे आ गए। देखो ये जहाँ तहाँ क्रोमोसोम में फैले हुए, हमने 2 ही बनाए हैं, बहुत ये हम अलग बनाए, उसी पर हमने ये बना दिया। ये 2 हमने बनाए हैं, हालांकि बहुत से होते हैं ये क्रोमोसोम, और अपनी अपनी सेल में जितने होते हैं उतने ही होंगे। जैसे ह्यूमन सेल है तो उसमें कितने होंगे, 23 पेयर्स होंगे, है ना वैसे। तो अब ये क्रोमोसोम है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो गई, ये उसी सेल में है। न्यूक्लियोलस डिसअपियर होगा, ये क्रोमोसोम इक्वेटर पर आ गए। ठीक है, इक्वेटर पर आ गए और ये स्पिंडल फाइबर बन गए हैं और स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर से जुड़ गए हैं। इतना ये मेटाफेज में हो जाता है। ठीक है, अच्छा ये जो बेटा स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं, यहाँ पर देखो एस्टर रेज निकली हुई है ना। ये इरेज कर दें क्या, क्रोमोसोम जो हमने बना के दिखाया है। ये स्पिंडल फाइबर्स बन रहे हैं, ये स्पिंडल फाइबर बन रहे हैं। यहाँ पर आपको बेटा एस्टर रेज दिखाई नहीं मिलेंगी पड़ेंगी। ये प्लांट सेल है, ये प्लांट सेल। ये क्या है बेटा, एनिमल सेल। यहाँ पर बेटा क्या होता है, स्पिंडल फाइबर फार्मेशन करने वाली कुछ प्रोटीन्स होती हैं जो कि स्पिंडल फाइबर फार्मेशन करते हैं। यहाँ पर सेंट्रियोल होते हैं और माइक्रोट्यूब्यूल्स से ये कुछ रेज निकलती हैं, स्टार के फॉर्म में ऐसे दिखाई पड़ती है, इसलिए इनको एस्टर रेज कहते हैं। क्या बोलेंगे बेटा इनको, एस्टर रेज। ये भी क्या है, एस्टर रेज। ठीक है बेटा, ये एस्टर रेज होंगी। तो एनिमल सेल में जब आप डिवीजन होता हुआ देखोगे तो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा ऐसे क्या, एस्टर रेज दिखाई पड़ेगा। यहाँ पर क्या दिखाई पड़ेगा बेटा, एस्टर रेज दिखाई पड़ेगा। जो प्लांट सेल में आप देखोगे तो वहाँ पर एस्टर रेज दिखाई नहीं पड़ेंगी। तो एस्टर रेज क्या होती है, प्रोटीन की बनी होती है। कौन सी प्रोटीन की बनी होती है, ट्यूबुलिन प्रोटीन की बनी होती है, क्योंकि ये कौन बनाता है, ये माइक्रोट्यूब्यूल बनाते हैं। ठीक है, और ये माइक्रोट्यूब्यूल से बने हुए हैं और सेंट्रियोल से इसकी ओरिजिन होती है। सेंट्रियोल जो है वहीं से ये एस्टर रेज निकलते हैं। इनका काम क्या है बेटा, ये एस्टर रेज
निकलती है, ग्रो होकर और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़ जाती है। बाहर क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो अपोजिट पोल पे जहाँ पर हैं तो वहाँ के प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़ जाती है, और जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़ जाएंगी तब अब जब खिंचाव होगा एनाफेज में, जब स्ट्रेचिंग होगी स्पेंडल फाइबर्स में, तो ये अब इधर इनको जुड़ा होना चाहिए ना किसी चीज़ से, तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच है, स्टरेज। ठीक, यहाँ तक हो गया मेटाफेज में। अब हम देखेंगे इसके बाद की फेज कौन सी आएगी बेटा, एनाफेज। तो इरेज करें इसको। एनाफेज में क्या होता है, स्ट्रेचिंग होती, ये क्रोमोसोम है बेटा, ये सब स्पेंडल फाइबर है, ये स्टरेज है। अब इसमें क्या होगा बेटा, स्ट्रेचिंग शुरू होगी अपोजिट पोल पर, ये जो स्पेंडल फाइबर्स हैं ये खिंचाव होगा इनमें। ठीक है, और जब खिंचाव होगा बेटा तो क्या होगा, ये सेंट्रोमियर यहीं से डिवाइड हो जाएगा, काइनेटोकोर जो होगा वो डिवाइड होगा, तो सेंट्रोमियर भी साथ में डिवाइड होगा, और सेंट्रोमियर जब डिवाइड होगा तो एक एक क्रोमेटिड वो लेकर जाता है। ठीक है, एक एक क्रोमेटिड लेकर जाता है। तो अब नेक्स्ट उसमें देखेंगे आप कि यहाँ पर ये स्पेंडल फाइबर डिवाइड हो रहे हैं, और एक ये क्रोमोसोम, एक हमने बनाया है, 2 ही क्रोमोसोम दिखाए हैं, तो हम एक ही क्रोमोसोम अपोजिट पोल पर जाता हुआ दिखाएंगे। ये क्रोमोसोम अपोजिट पोल पर जा रहा है, तो क्रोमोसोम है कि क्रोमेटिड है, क्रोमेटिड है। ठीक है, क्रोमेटिड है, एक इधर और एक इधर ये जा रहा है। ठीक है, 2 क्रोमोसोम है, तो दोनों क्रोमोसोम में, हाँ ये 2 क्रोमोसोम हमने दिखाए ना, तो 2 क्रोमेटिड भी हम दिखाएंगे। यहाँ पर ये 2 क्रोमेटिड है, तो ये तो क्रोमोसोम पूरा दिखा दिया, इस तरह से होगा। ठीक, अब बेटा क्या है, जब क्रोमोसोम की असेंबली होती है, 2 क्रोमेटिड जब डीएनए रेप्लिकेशन के बाद जब इसकी पैकेजिंग होती है, ठीक है, रेप्लिकेशन के बाद, तो क्या होता है कि ये दोनों क्रोमेटिड जिनमें कंप्लीट डीएनए है, क्या है बेटा, कंप्लीट डीएनए है, ये क्रोमेटिड ही गया है। देखो ये हमने दोनों गलती से बना दिए थे, क्रोमेटिड यहाँ पे देखो दोनों क्रोमेटिड साथ साथ में, सेंट्रोमियर डिवाइड होगा तो क्या होगा, सेंट्रोमियर डिवाइड होगा तो क्या होगा, क्रोमेटिड अलग होंगे और दोनों क्रोमेटिड अपोजिट पोल की तरफ जाएंगे, और जब ये अपोजिट पोल की तरफ जाते हुए दिखेंगे तब ये जो इनका सेंट्रोमियर होगा वो पोल्स की तरफ होगा, और इनके आर्म्स साइटोप्लाज्म की तरफ, इक्वेटर की तरफ होंगे। जैसे रस्सी को तुम खींचो बीच से पकड़ करके अपनी ओर खींचोगे तो रस्सी के दोनों छोर पीछे रह जाएंगे, और जहाँ तुम पकड़ोगे मेन सेंटर वो तुम्हारी तरफ आता रहेगा, है ना। तो इस तरह से यहाँ पर आपको ऐसे दिखाई पड़ेगा, इस तरफ ये अपोजिट पोल पर जाते हुए क्रोमोसोम दिखाई पड़ते हैं। ये एनाफेज है, ये भी एनाफेज, ये लेट एनाफेज है। ये एनाफेज कैसी है, अर्ली, ये लेट एनाफेज है जिसमें स्ट्रेचिंग हो गई है। ठीक है, अब बेटा यहाँ पर क्या होता है कि जो क्रोमैटिन है, दोनों क्रोमैटिड वो कोहेसिन प्रोटीन के साथ आपस में जुड़े हुए हैं। ये जैसे अभी हमने क्रोमोसोम बनाया था, ये क्रोमोसोम और ये दूसरा क्रोमोसोम, ये दोनों क्रोमोसोम बेटा आपस में जब ये जुड़ेंगे बेटा तो ये बीच में एक प्रोटीन होती, बीच में क्या होती है, एक प्रोटीन होती, सेंट्रोमियर। ये बाद में इसी को सेंट्रोमियर बोलते हैं। एक प्रोटीन बाहर चले गए जिसको काइनेटोकोर कहते हैं, एक प्रोटीन अंदर जो इन दोनों क्रोमेटिड को आपस में जोड़े रखती है उसको बोलते हैं कोहेसिन। क्या बोलते हैं बेटा,
कोहेसिन प्रोटीन के साथ ही जुड़े होते हैं, और वो कोहेसिन प्रोटीन का डिज़ोल्व करना होता है यहाँ पर। जब वो कोहेसिन प्रोटीन डिज़ोल्व हो जाती है, कोहेसिन डिज़ोल्विंग फैक्टर होते हैं यहाँ पर उनसे, प्रोटीन के बने हुए, तो उनसे ये कोहेसिन डिज़ोल्व हो जाती है और ये फिर दोनों क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। और जब अलग अलग होंगे तो उसके बाद आएगी बेटा टेलोफेज, और टेलोफेज में ये यहाँ पर जो ये क्रोमैटिन है ये अपोजिट पोल पर आपको दिखाई पड़ेंगे। अब क्या होगा बेटा, अपोजिट पोल पर दिखाई पड़ेंगे। अब दोनों तरफ क्या होगा, ये सेल है पूरी, अभी तक ये सेल थी ना बेटा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो डिसअपीयर हो गई थी। अब दोनों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा। दोनों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का क्या हो जाएगा बेटा, फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा। न्यूक्लियोलस रीअपीयर होने लगेगा, न्यूक्लियोलस रीअपीयर होने लगेगा, और जो क्रोमोसोम है उसका डीकंडेंसेशन होने लगेगा। पहले जब ये कंडेंस्ड होकर के छोटे और मोटे हो गए थे और बीच से फटे दिखाई देने लगे थे, अब ये फिर से जाल बनाने लगेंगे, जाल नेटवर्क जैसा बना लेंगे और ये इसी में फैल जाएंगे। अब देखो बेटा, प्रोफेज और टेलोफेज, सबसे लास्ट में, सबसे पहली प्रोफेज आती है, सबसे लास्ट में टेलोफेज आती है। दोनों एक दूसरे के बिल्कुल देखोगे तो सिमिलर हैं। जो कंडीशंस प्रोफेज में होती हैं वही कंडीशंस आपको यहाँ पे लौट के फिर से मिल जाएगी। जैसे यहाँ पर देखो, प्रोफेज में देखोगे तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिजॉल्व होती दिखाई पड़ेगी, इसमें बनती दिखाई पड़ रही है, कंडीशन वही है, वैसी दिखाई पड़ेगी। ठीक है, न्यूक्लियोलर जो रीजन है वो भी डिसअपीयर होता दिखाई पड़ेगा, यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये कंडेंसेशन शुरू हो रहा है, इसमें डीकंडेंसेशन शुरू हो रहा है। ठीक, तो चीज़ें अपोजिट हो रही है लेकिन देखने में आपको सिमिलर लगेगा। आप देखोगे तो प्रोफेज और जो टेलोफेज वो देखने में सिमिलर लगेगी, लेकिन चीज़ें बिल्कुल एक दूसरे की क्या हो रही हैं, अपोजिट होती हुई दिखाई पड़ेंगी, है ना। आज यहाँ तक रखते हैं बेटा, कल इसके बाद थोड़ा से और, अब इसमें बहुत कुछ हमें जानना है, वो हम कल देखेंगे। ठीक है।